तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे विद्युत फ्लक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक वही विद्युत फ्लक्स। वही विद्युत फ्लक्स को बाबू हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को हम कहते हैं बाबू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और जान लो, विद्युत फ्लक्स को बुक में फाई से डिनोट किया है, लेकिन हम लोग विद्युत फ्लक्स को फाई से नहीं, विद्युत फ्लक्स को साई से डिनोट करते हैं, डिनोट करेंगे ना जी। एक्चुअली बुक में दो तरह का फ्लक्स पढ़ना है बाबू, एक विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स। बुक में विद्युत फ्लक्स भी फाइए से डिनोट किया और चुंबकीय फ्लक्स को भी फाई से। तो हम थोड़ा सा अंतर आए इसके लिए हम विद्युत फ्लक्स को बाबू साई से डिनोट कर देंगे और चुंबकीय फ्लक्स को फाई से। ठीक है बाबू। विद्युत फ्लक्स फाई या विद्युत फ्लक्स जो साई होता है, साई कितना होता है, तो विद्युत फ्लक्स साई बराबर होता है इंटीग्रल इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। और बाबू ये सरफेस इंटीग्रल होना चाहिए। सरफेस इंटीग्रल को हम लोग इंटीग्रल एस लिख देते हैं। इंटीग्रल एस मतलब सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस ना जी। बाबू क्षेत्रफल में दो चीज़ होती है, क्षेत्रफल में लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है। तो सरफेस इंटीग्रल को इंटीग्रल एस भी लिखते हैं या कभी कभी डबल इंटीग्रल कर देते हैं, एक लंबाई के लिए एक चौड़ाई के लिए। सरफेस इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल कर दिए, तो भाई डबल इंटीग्रल मतलब इंटीग्रल डबल बार दे दिए। तो सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। ठीक है भाई। तो ये विद्युत फ्लक्स हुआ, विद्युत फ्लक्स साई बराबर इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। बाबू ये विद्युत फ्लक्स क्या है, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बाबू। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने रेखाओं से दिखाया है। कोई आवेश है, ये तो तय है बाबू, यहाँ पे कोई आवेश रखेंगे प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज से रेखाएं बाहर निकलेंगी, प्लस से रेखाएं बाहर निकलेंगी और ये प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा ना जी। तो फ्लक्स किसको कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी आवेश के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सतह को रखने से। समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सतह को, ये सतह रख दिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सतह को रखने से जितनी रेखाएं, बाबू हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सतह रखा है, सतह को रखने से जितनी रेखाएं इस सतह को लंबवत रूप से काटती हैं, लंबवत रूप से काटती हैं, बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सतह को रख देने से जितनी रेखाएं उसको लंबवत रूप से क्या करती हैं, काटती हैं, उनकी संख्या को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और बाबू फ्लक्स को साई से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। कोई पूछे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड को रेखाओं से दिखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सतह को रख देने से, ये सतह रखने से जितनी रेखाएं इस सतह को लंबवत रूप से काटती हैं उसकी संख्या को ही बाबू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को साई से डिनोट करते हैं। ये भी आप याद रखेंगे बाबू कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स साई एक अदिश राशि है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है और इसका SI मात्रक होता है वोल्ट मीटर। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे समझेंगे। तो चलो समझने का प्रयास करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह निकलेगा। देखो बाबू, यहाँ पे हम एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं बाबू। यह एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान। बाबू इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने रेखाओं से दिखाया है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे रेखाओं के बीच का डिस्टेंस अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। हर जगह रेखाओं के बीच का डिस्टेंस अलग है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हर जगह अलग अलग है। तो बाबू ये आपको एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हमने रेखाओं से दिखाया है। इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक सतह ले लिया। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई सतह रखेंगे तो यह क्लियर है कि इस सतह के हर बिंदु पर, इस बिंदु पर देखें तो ये चूंकि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में इस सतह के इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अलग होगा। यहाँ 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 कहीं भी, यहाँ पे, यहाँ भी,
क्योंकि ये सतह नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में है तो इसके हर पॉइंट पर, यहाँ यहाँ हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अलग अलग होगा। अगर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग 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 होगा तो हर पॉइंट पर फ्लक्स भी अलग अलग होगा, हर पॉइंट पर फ्लक्स भी अलग अलग होगा। तो ये तो तय है कि अगर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है तो हर पॉइंट पर फ्लक्स भी अलग अलग होगा। तो हम लोग पूरे सतह से कितना फ्लक्स गुजर रहा है डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि हम इस पूरे सतह को छोटे छोटे अल्पांश में बांट दें। हम इस पूरे सतह को छोटे छोटे एलिमेंट, छोटे छोटे हिस्से, छोटे छोटे एलिमेंट्स में बांट दें, छोटे छोटे अल्पांशों में बांट दें। पूरे सतह को हम कर दें छोटा 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 अल्पांश मान लें और किसी एक अल्पांश पर विचार करें। तो चलिए वही काम कर रहे हैं। इस सतह पर बाबू हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए ना, एलिमेंट मतलब अल्पांश, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए और बाबू इस एलिमेंट का क्षेत्रफल है ds। तो ds क्षेत्रफल सदिश राशि है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्षेत्रफल के सेंटर पर लंबवत होती है। तो बाबू ये पूरा बड़ा सा सतह था S और इस बड़े से सतह पर एक छोटा सा अल्पांश लिए, अल्पांश मतलब छोटा सा क्षेत्रफल, S का एक छोटा सा हिस्सा लिए जिसको ds कहें और ds एक सदिश राशि है। ds वेक्टर की दिशा इस अल्पांश के सेंटर पर लंबवत होगी तो ये ds वेक्टर हो गया। अब ये तो क्लियर है भाई कि इस अल्पांश के सेंटर पर अगर देखें तो अल्पांश के सेंटर पर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा ये है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा पर स्पर्श रेखा खींच देंगे तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई की दिशा। तो बाबू हमने ये जो अल्पांश लिया है इस अल्पांश ds का ds वेक्टर होगा, ds वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो दोनों के बीच का कोण क्या होगा, थीटा। बाबू अब इस छोटे से एलिमेंट से गुजरने वाला फ्लक्स, इस छोटे से एलिमेंट से गुजरने वाला छोटा सा फ्लक्स, फ्लक्स मतलब कितनी रेखाएं इसको लंबवत रूप से क्या कर रही हैं, काट रही है। इस छोटे से अल्पांश से गुजरने वाला छोटा सा फ्लक्स, वो छोटा सा फ्लक्स डी साई जो होता है ना, वो डी साई आपको इस एलिमेंट के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ds के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो कोई पूछ दे भाई कि इस छोटे से एलिमेंट, ये पूरे सतह से नहीं, केवल एक छोटे से एलिमेंट ds के चलते, छोटे से एलिमेंट ds के चलते कितना फ्लक्स गुजरेगा, यानी कितनी रेखाएं इसको लंबवत रूप से काटेंगी। तो छोटे से एलिमेंट से गुजरने वाला छोटा सा फ्लक्स डी साई बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एस, वैक्टर ई डॉट वैक्टर डी एस। बहुत अच्छा, डी साई बराबर वैक्टर ई डॉट वैक्टर डी एस। और बाबू तुम डॉट प्रोडक्ट पढ़े हो, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट डी एस बराबर होगा ई डी एस कॉस थीटा। और बाबू ये तो एक्चुअली डी साई है, ये डी साई क्या है, ये डी साई है केवल छोटे से अल्पांश से, केवल इस छोटे से अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स, एलिमेंट से गुजरने वाला फ्लक्स, ये केवल छोटे से इस अल्पांश, छोटे से बाबू इस वाले अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स है। और हमें पता है ये पूरा बड़ा सतह, ये पूरा बड़ा सतह एस जो होता है ये ऐसे से छोटे छोटे बहुत सारे अल्पांशों से मिल करके बना है। ये बड़ा सतह एस छोटे छोटे बहुत सारे ds से मिल के बना है। अब हम क्या करेंगे बाबू, अगर हमको पूरे सतह से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स निकालना है तो हर एक अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल निकाल के सबको जोड़ देंगे तो हमको ऐसे ऐसे सभी सभी सतह से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल के जोड़ देंगे तो हमको टोटल फ्लक्स मिलेगा। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए डी साई क्या बाबू, डी साई केवल ए गो से गुजरने वाला फ्लक्स है। अब ए गो से नहीं, पूरे सतह से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है तो इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी साई, इंटीग्रेशन ऑफ डी साई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। तो भाई डी साई था तो इंटीग्रेशन दोनों बगल की, इंटीग्रेशन डी साई बराबर इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। और बाबू ये इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन करना होगा क्योंकि ये
ds मतलब पूरे सतह के लिए, पूरे सतह पर करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन होना चाहिए। और इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, डिफरेंशियल मतलब तोड़ना, खत्म हो जाएगा। तो पूरे सतह से गुजरने वाला बड़ा सा फ्लक्स साई बराबर सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। तो पूरा फ्लक्स साई बराबर सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, और सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस होता है बाबू ई डी एस कॉस थीटा। तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले निकल करके आए। एक फॉर्मूला है बाबू डी साई का, एक फॉर्मूला डी साई यानी अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स डी साई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, और एक पूरे सतह से गुजरने वाला फ्लक्स साई बराबर सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। ये इक्वेशन ए, ये इक्वेशन बी। चलिए और सारे केसेस की बात करते हैं हम लोग। चलो भाई बात करते हैं नोट नंबर 1 की। नोट नंबर 1 बाबू, 3 बेहद इंपॉर्टेंट नोट देखेंगे बाबू। मान लो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बाबू। ये फिगर में हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है। यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं सारी रेखाएं समानांतर है बाबू। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि जितनी भी रेखाएं हम दिखाए हैं सारी समानांतर हैं और सबके बीच का गैपिंग भी सेम है, सभी रेखाओं के बीच की गैपिंग भी सेम है। तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर ई। तो भाई यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर ई। यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि सारी रेखाएं पैरेलल में हैं और बाबू सारे के बीच की गैपिंग सेम है। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई है। और बाबू अब इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक सतह रख दिया है बाबू, और ये सतह इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक सतह रखा है और ये सतह बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत है ना जी। इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत सतह रखें तो इस सतह का एरिया वेक्टर, इस सतह का क्षेत्रफल हम एस नहीं मान रहे हैं, ए मान रहे हैं। तो इस सतह का एरिया वेक्टर क्या होगा? इस सतह का एरिया वेक्टर बाबू एरिया पर लंबवत होगा, सतह पर लंबवत होगा। और इस सतह एरिया ए का एरिया वेक्टर इसके सेंटर पर बाबू क्षेत्रफल के लंबवत होगा एरिया वेक्टर ए। अच्छा बाबू एरिया वेक्टर ए इधर होगा, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड सारे जगह इधर ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा। तो अगर ध्यान दिया जाए तो इस सतह के, इस वाले बाबू सतह के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। इलेक्ट्रिक फील्ड बाबू इसके सेंटर पर है ई, और एरिया है ए। और ई वेक्टर और ए वेक्टर सेम दिशा में है, तो थीटा कितना बन जाएगा? 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, इससे गुजरने वाला फ्लक्स मतलब कितनी रेखाएं इसको लंबवत रूप से काट रही हैं। तो बाबू इस सतह से गुजरने वाला, चूँकि ये बड़ा सा सतह है ए, तो इससे गुजरने वाला बड़ा सा फ्लक्स साई बराबर वेक्टर ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया यही होता है। किसी भी सतह से बाबू, कोई भी सतह उससे फ्लक्स निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर डॉट उसका एरिया वेक्टर। तो इस सतह से गुजरने वाला फ्लक्स बाबू इस स्थिति में फ्लक्स साई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। और बाबू साई बराबर होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, मतलब ई ए कॉस थीटा। और बाबू देखो तो ई और ए सेम दिशा में है, वेक्टर ई और ए सेम दिशा में, तो थीटा कितना हो गया? 0। ई ए कॉस थीटा मतलब कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है भाई? 1 होता है। तो साई बराबर हो गया ई ए। तो बाबू याद रखना कि जब कोई सतह बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत होता है, तो उस समय फ्लक्स साई बराबर होता है ई ए, और ये फ्लक्स बाबू मैक्सिमम होता है, साई बराबर ई ए। चलो भाई अब बात करते हैं बाबू नोट नंबर 2 की। नोट 2 बाबू, यहाँ पे ये एरिया कैसे था? ये क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल हम दिखाए हैं, ये क्षेत्रफल इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत रखा था। अब क्षेत्रफल इलेक्ट्रिक फील्ड से तिरछा रखेंगे। देखो किस तरह
बोलो भाई, यहाँ पे हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को भाई हमने रेखाओं से दिखाया। किससे दिखाया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, हमने इसको रेखाओं से दिखाया। सभी रेखाएं समानांतर हैं, तो ये यूनिफॉर्म फील्ड है। बाबू, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक सतह रखा, और ये सतह कैसे रखा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड से तिरछा रखा। तो इस सतह का क्षेत्रफल बाबू हमने ए माना, तो इसका एरिया वेक्टर सेंटर पर किधर होगा? इसका बाबू एरिया वेक्टर हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल अगर ए है तो इसका एरिया वेक्टर सेंटर पर होगा, एरिया के लंबवत। ये होगा एरिया वेक्टर ए वेक्टर। और बाबू रेखाएं चूंकि इधर है, तो यहाँ पे सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर। और बाबू अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना बन रहा है? थीटा। तो बाबू अगर किसी सतह को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में तिरछा रखें, सीधा नहीं रखें, लंबवत नहीं रखें, अगर तिरछा रख दें, तो एरिया का एरिया वेक्टर एरिया पर लंबवत होगा ए वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और दोनों के बीच का कोण अगर थीटा बने, तो इस सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, फ्लक्स मतलब कितनी रेखाएं इसको लंबवत रूप से काट रही हैं, तो इस सतह से गुजरने वाला फ्लक्स का साई बराबर क्या होगा? साई बराबर होगा बाबू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। और ई डॉट ए बराबर होता है बाबू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, और यहाँ पे एंगल थीटा ही है, तो साई बराबर हो गया ई ए कॉस थीटा। इक्वेशन 2। तो बाबू याद रखना, अगर कोई सतह इलेक्ट्रिक फील्ड में लंबवत हो, तो फ्लक्स साई बराबर होता है ई ए, और तिरछे हो तो ई ए कॉस थीटा। चलो भाई, नोट नंबर 3 की भी बात कर लें, लगे हाथ। भाई यहाँ पे आपको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो बाबू हमने रेखाओं से इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा दिया, ये यूनिफॉर्म फील्ड है। इस यूनिफॉर्म फील्ड में हम एक सतह ले रहे हैं बाबू, इस यूनिफॉर्म फील्ड में हम एक सतह ले रहे हैं, और इस सतह को कैसे रखें भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे लंबवत नहीं रखें, तिरछे नहीं रखे हैं, ये लंबवत नहीं रखे हैं, तिरछे नहीं रखे हैं, समानांतर ऐसे रख दिए। तो अगर इस सतह को इलेक्ट्रिक फील्ड के समानांतर रख देंगे, तो बाबू इसके सेंटर पर इसका एरिया वेक्टर, सतह का क्षेत्रफल ए है, तो सतह का एरिया वेक्टर क्षेत्रफल पर लंबवत होगा, सतह का एरिया वेक्टर इधर होगा। और बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेखाओं की दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर होगा। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे आप कहिएगा क्या? यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बाबू क्षेत्रफल के किधर है? क्षेत्रफल के लंबवत है एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है, तो दोनों के बीच का कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री। और कोण 90 डिग्री बन रहा है, तो इस समय इस सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, फ्लक्स मतलब कितनी रेखाएं लंबवत रूप से काट रही हैं। तो बाबू अगर इस सतह को लंबवत नहीं रखा जाए, तिरछा नहीं रखा जाए, पैरेलल रख दिया जाए, तो गुजरने वाला फ्लक्स साई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो बाबू ई डॉट ए मतलब ई ए कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे बन गया बाबू 90, कॉस 90 कितना होता है? 0, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा? 0, तो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा बाबू 0। तो याद रखिएगा, याद रखना बाबू, अगर कोई सतह इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना गुजरता है? 0। आप देख भी रहे हो जी कि क्या इस तरह सतह को रखे हैं तो क्या कोई रेखा इसको काट रही है? सभी रेखा बाबू छूते हुए निकल जाएगी, इसको कोई भी रेखा काट नहीं पाएगी। और अगर कोई रेखा काट ही नहीं पाएगी तो सतह से फ्लक्स कितना गुजरेगा? 0। चलो भाई, यहाँ तक तो 3 नंबर नोट हो गया। चौथे नोट की ओर आते हैं, सभी कोई ध्यान देंगे भाई। चौथे नंबर नोट में अगर देखा जाए तो भाऊ बड़ा इम्पोर्टेंट बात आपके सामने एक चीज़ आया है, चौथा नोट करेंगे। अभी तुरंत इसके बगल में हमने क्या पढ़ा है? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स साई बराबर क्या था? सबसे सिंपल फॉर्मूला भाऊ, साई बराबर था ई इंटू ए। अभी पढ़े हैं जो नोट 1। विद्युत फ्लक्स साई मैक्स बराबर था ई ए। कब? इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत सतह को रखे थे। फिर था साई बराबर ई ए कॉस थीटा, जब थीटा एंगल पर रखे थे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के समानांतर रख दिए थे तो फ्लक्स कितना आ गया था? 0। तो विद्युत फ्लक्स साई इतना सूत्र था। और वो इसके पहले जो फार्मूला देखे थे, छोटा सा फ्लक्स डी साई बराबर
वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, और ई डॉट डी एस मतलब ई डी एस कॉस थीटा होता है। और बाबू एक फार्मूला जो स्टार्टिंग में ही आया था, ये स्टार्टिंग का ही फार्मूला है, डी साई का इंटीग्रेशन कर दोगे तो पूरा बड़ा सा फ्लक्स, पूरा फ्लक्स साई बड़ा होता है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। और बाबू इसी को हम लिखे थे सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा ना जी। ये सारे फॉर्मूले आ चुके हैं। वैसे विद्युत फ्लक्स का सबसे सिंपल फॉर्मूला है साई बराबर ई ए। चलो भाई अब हम विद्युत फ्लक्स का मात्रक और बीमा निकालेंगे, यूनिट और डायमेंशन। चलो भाई बोलो विद्युत फ्लक्स का सबसे सिंपल सूत्र, विद्युत फ्लक्स साई, साई बराबर होता है बाबू ई ए। विद्युत फ्लक्स साई बराबर ई ए, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक होता है बाबू वोल्ट पर मीटर, पढ़ें इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, और इंटू एरिया, एरिया का हो गया बाबू मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कट गया तो बचा वोल्ट मीटर। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया वोल्ट मीटर। कईयों बार पूछा है, बताओ तो भाई, अभी जानते हो, अभी जाने हो कि विद्युत फ्लक्स साई बराबर क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का सबसे सिंपल सूत्र साई बराबर ई ए, विद्युत फ्लक्स साई बराबर ई ए, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, और एरिया का मीटर स्क्वायर कट जाएगा तो वोल्ट मीटर। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया वोल्ट मीटर। अच्छा भाई, वोल्ट को क्या कहते हैं, वोल्ट को कहते हैं जूल पर कूलाम। वोल्ट क्या है, जूल पर कूलाम होता है वोल्ट, और मीटर तो मीटर, तो जूल मीटर पर कूलाम। तो विद्युत फ्लक्स का दूसरा मात्रक हो गया जूल मीटर पर कूलाम। अच्छा भाई, तीसरा भी मात्रक बना सकते हैं, जूल किसको कहते हैं, जूल कहते हैं बाबू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जूल कहते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को, और मीटर तो मीटर, और बाबू पर कुलाम, कुलाम किसको कहते हैं, कुलाम कहते हैं एम्पियर सेकंड, कुलाम कहते हैं एम्पियर सेकंड, लेकिन कुलाम नहीं, कुलाम पावर -1, तो एम्पियर -1 सेकंड -1, बहुत अच्छा। केजी तो केजी हो गया, केजी, मीटर स्क्वायर और मीटर मिलेगा तो मीटर स्क्वायर और मीटर मिलेगा तो मीटर क्यू, पर सेकंड स्क्वायर और पर सेकंड क्यू, और पर एम्पियर। तो बाबू आपको विद्युत फ्लक्स का तीसरा मात्रक मिला केजी पर मीटर क्यू पर सेकंड क्यू पर एम्पियर। वैसे याद रखिएगा विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर, ठीक है, या जूल मीटर पर गुलाम। चलो भाई, अब हम लोग आगे इसका डायमेंशन भी देख लेते हैं, यहीं पे डायमेंशन देख लें बाबू। अगर डायमेंशन की बात आ गई तो चलो, विद्युत फ्लक्स साई का बीमा, विद्युत फ्लक्स साई का बीमा बराबर केजी, केजी मास है तो मास का एम, मीटर लेंथ है L3 हो जाएगा ना जी, केजी मास है मास का एम, और मीटर लेंथ है लेंथ का पावर 3, सेकंड टाइम है T पावर -3, एम्पियर -1। तो बाबू विद्युत फ्लक्स की बीमा भी हम लोग देख चुके हैं। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया और बीमा हो गया। भाई एक चीज़ और आप समझ लो, नेक्स्ट नोट, नोट नंबर 5। बाबू एक बात बताओ, ये है गोला, गोला बाबू एक बंद सतह है, गोला चारों तरफ से तुम गोले को, मान लो फुटबॉल, फुटबॉल को चारों तरफ से छुओ तो, चारों तरफ से हाथ से छुओ तो कहीं भी वो खुला होता है, कहीं खुला नहीं होता है, चारों तरफ से छुओगे तो हर जगह गोला बंद होता है। तो गोला खुला सतह नहीं, खुला बंद सतह है, गोला भी बंद सतह है। बाबू ये आपको बेलन है, बेलन भी एक बंद सतह है बाबू, बेलन भी चारों तरफ से छुओगे बंद ही है। और ये शंकु है, गोला बेलन और शंकु, शंकु भी बाबू एक बंद सतह है ना जी, गोला बेलन शंकु ये तीनों बंद सतह है। अगर किसी भी बंद सतह को, किसी भी आकृति के बंद सतह को हम बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी बंद सतह को रखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में बंद सतह को रखने से यही होता है जी कि बंद सतह अगर बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर वो जितना फ्लक्स इन करता है, अंदर घुसने वाला फ्लक्स निगेटिव होता है, उतना ही फ्लक्स बाबू आउट हो जाता है। अगर कोई बंद सतह हम ले लें, वो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो जितनी रेखा बाबू, जितनी विद्युत क्षेत्र का, ये विद्युत क्षेत्र का, जितनी विद्युत क्षेत्र का इस बंद सतह में इन करेगी, जितना इन करेगी उतना ही आउट करेगी। एक रेखा इन करेगी तो एक आउट करेगी, अगर दो रेखा इन करेगी तो दो रेखा आउट करेगी। तो बंद सतह को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जितनी रेखा इसमें घुसती है उतनी रेखा बाहर निकलती है, जितना
फ्लक्स घुसने वाला निगेटिव होता है उतना फ्लक्स बाहर निकलने वाला पॉजिटिव होता है। बाबू जितना फ्लक्स माइनस साई होता है उतना फ्लक्स प्लस साई होता है। तो टोटल फ्लक्स साई टोटल बराबर हो जाता है बाबू माइनस साई अंदर जाने वाला और प्लस प्लस साई बाहर निकलने वाला। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाता है भाई, ज़ीरो हो जाता है। तो याद रखिएगा, किसी भी बंद सतह को, किसी भी आकृति के बंद सतह को अगर बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो जितनी रेखा अंदर प्रवेश करती है उतनी बाहर निकलती है, जिसके कारण जितना फ्लक्स अंदर घुसता है उतना फ्लक्स बाहर निकलता है और टोटल फ्लक्स गुजरने वाला हो जाता है ज़ीरो। तो भाई यही था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो कोई भी आज से पूछ दे कि फ्लक्स किसको कहते हैं तो कहिएगा सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड में। और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे दिखाते हैं, रेखाओं से, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी सतह को रखने से, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सतह को रखने से जितनी रेखाएं यानी जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस सतह को लंबवत रूप से काटती हैं, लंबवत रूप से काटती है उसकी संख्या को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को साई से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान किस तरह निकाला जाता है, इस सतह के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इस सतह के एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट ही उस सतह से गुजरने वाला फ्लक्स कहलाता है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।